दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 80 मूवी के बारे में। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए फिल्म का पूरा हम एक्सप्लेनेशन करते हैं और जानते हैं कि 80 मूवी की रियल कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 मूवी दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है बनारसी के एक 80 घाट से, जहाँ पे हमें एक बहुत ही शांत दृश्य दिखाई जाती है। सुबह का टाइम होता है, वहाँ पे गंगा आरती की बहुत सारी धुन बजती है, साधु संतों की काफ़ी सारे आवाज़ें आती है। आम लोगों की जो दिनचर्या है वो नॉर्मल रहता है और जैसे ही कैमरा धीरे धीरे एक साधारण घर की ओर बढ़ता है, जहाँ पे हमें परिमा यानी कि कानी कुसरुती अपने पति विनय मोहम्मद जैन अनूप के साथ रहती है। दोस्तों परिमा एक कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर होती है, संवेदनशील, काफी ज्यादा पढ़ी लिखी और आत्मसम्मान से एक परिपूर्ण महिला होती है। विनय एक छोटे व्यवसाय से जुड़ा है। अब दोनों की जो शादी है अब लगभग जो है 5-6 साल गुजर चुके होते, लेकिन उनकी जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा सादगी है, लेकिन खुशी भी काफ़ी ज़्यादा है। अब फिल्म की जो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो शुरुआत लगभग 20 मिनट यानी कि 20 मिनट में उनकी जो सामान्य जिंदगी है वो हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे छोटी नोक-झोंक भी होती है, शाम की चाय, गंगा के किनारे टहलना। निर्देशक ये मानो कि जानबूझकर ये हमें सुकून दिखाता है कि ताकि आगे आने वाले तूफान का असर और काफ़ी ज़्यादा गहरा हो सके। अब यहाँ पे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि एक रात कॉलेज के एक कार्यक्रम में होता है, जिस वजह से वो कार्यक्रम ख़त्म होते ही वो जैसे घर लौट रहे होते हैं, तो लौटते समय जो परिमा की कार है वो अचानक से खराब हो जाती है। अब खराब होने की वजह से वह सुनसान सड़क पे मदद के लिए फ़ोन भी करती है, कॉल करती है। तभी एक वहाँ पे जो है SUV यानी कि शुभ वहाँ पे आके रुकती है, जहाँ पे अंदर बैठे 3 प्रभावशाली लड़कों के बिगड़े उसे मदद की पेशकश करते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि ये लड़के काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हैं या 2 नंबर के हैं। अब फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाता है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फिल्म इस दृश्य को बहुत ही संवेदनशीलता से दिखाई देती है, जहाँ पे कोई अनावश्यक दृश्य नहीं है, केवल एक परिमा की डरी हुई आंखें। परिमा इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि आखिर अब ये 3 लड़के मेरे साथ क्या करने वाले। संघर्ष की आवाज़ें और फिर से ये मानो कि वहाँ पे एक सन्नाटा छाता है और जहाँ पे हमें अगली सुबह परिमा अस्पताल में होती है। अब विनय असबंद है। पुलिस जैसे ही रिपोर्ट दर्ज करती है तो लेकिन पुलिस का रवैया काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। वो किसी भी केस में या किसी भी चीज़ में वो जल्दी से एक्शन नहीं लेता, क्योंकि आरोपी शहर के एक बड़ा जो बिजनेसमैन होता है उसका बेटा होता है। अब जैसे ही ये खबर मीडिया में आती है तो जितने भी टीवी चैनल है, सारे टीवी चैनल पे एक सनसनी बना देती है, एक बहुत बड़ी एक वायरल खबर बन जाती है। अब सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठाने लगते हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। अब वह रात में काफ़ी वो अकेली क्यों निकली, उसे क्या जरूरत थी अकेले निकलने की, उसने कपड़े कैसे पहने थे, क्या वह आरोपियों को पहले से जानती थी, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस या न्यूज़ देखने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा बहकी उल्टा सीधा सवाल उठा रही थी। अब परिमा का जो दर्द है वो फिर से दोबारा से जिंदा हो जाता है और वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। बस ये मानो वो एक जिंदा लाश बन के रह चुकी है। अब विनय जो होता है यानी कि जो उसका पति होता है उसे संभालने की काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी करता है, लेकिन समाज की बातें उसके मन में बस ये मानो एक जहर भर देता है, एक जहर खोलने का काम करता है और उसे एक सुई की तरह चुभती है। उसके दोस्त उसे सलाह भी देता है कि केस वापस ले लो, नहीं तो बहुत सारी तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी, लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि तुम केस वापस ही ले लो। फिर दोस्तों मूवी की कहानी को आगे बढ़ाया जाता है और जहाँ पे हमें वकील रावी को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे वकील रावी की एंट्री होती है और यहाँ प्रवेश होता है
वकील रावी, जहां जो तापसी पन्नू का इसने रोल निभाया। वह दिल्ली की जानी मानी एक वकील है जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मशहूर होती है। वो महिला के साथ खड़ा होती है और महिलाओं को जीत भी दिलाने की वो कोशिश करती है। अब रावी को जैसे ये केस एक एनजीओ के जरिए मिलता है तो वो परिमा से मिलने फाइनली दिल्ली से वो बनारस यानी कि यूपी आती है। अब पहली मुलाकात में परिमा चुप रहती है, लेकिन वह किसी पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो पहले ही सब लोगों ने उसका भरोसा तोड़ चुका था। अब रावी उससे कहती है कि तुम्हें चुप कराने की कोशिश की होगी, लेकिन अगर तुम चुप रही तो वो जीत जाएंगे, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी कीमत लगे, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा जहां तुम्हारे बोलने की जरूरत है। अब ये मानो कि ये बातें फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट होता है दोस्तों, और यहीं से फिल्म की जो ट्विस्ट है, वो कहानी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब केस फाइनली आगे बढ़ता है और कोर्ट में पहुंचता है, जहां पे जज की भूमिका निभाती है रेवती, यानी कि शांत, गंभीर और एक सख्त इंसान होते हैं। बचाव पक्ष के वकील यानी कि कुमुद मिश्रा और मनोज पाहवा एक बहुत चालाक इंसान है। वो तकनीकी कमियों का फायदा उठाने की काफी ज्यादा कोशिश भी करता है। पहली ही सुनवाई में वो बचाव पक्ष करता है। मेडिकल रिपोर्ट में काफी ज्यादा देरी भी होती है, एफआईआर दर्ज कराने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और परिमा का चरित्र पे बहुत सारे ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल उठाए जाते हैं जिससे परिमा काफ़ी ज़्यादा अब घुटन से महसूस करने लगती है। उससे लगता है कि इससे अच्छा मैं इस दुनिया में ही ना रहूं। अब कोर्ट रूम का माहौल बस ये मान लो दोस्तों एक बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है। परिमा को कटघरे में जैसे ही खड़ा किया जाता है तो उसे निजी सवाल भी पूछे जाते हैं, बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, बहके बहके सवाल पूछे जाते हैं, जिस वजह से अब करीमा को काफ़ी ज़्यादा एक शर्म भी महसूस होती है, बेइज्जती फील होती है उनको। लेकिन फिल्म हमें यहाँ पे ये दिखाती है दोस्तों कि न्याय की प्रक्रिया भी कभी कभी पीड़िता के किसी दूसरे की सजा भी बन जाती है। अब यहाँ से फिल्म में एक नया मोड़ आती है दोस्तों, और हमें फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि घर में परिमा और विनय के बीच अब दूरी बढ़ने लगती है। विनय उसे प्यार करता है, लेकिन समाज के दबाव में अब काफ़ी ज़्यादा वो टूटने भी लगता है। एक भावुक दृश्य में विनय उससे पूछ बैठता है, क्या तुम्हें उन पहले से जानती थी? और ये सवाल परिमा को बस ये मान लो कि दिल को चीर के रख देता है, क्योंकि परिमा को लगता है कि दुनिया वाले वैसे कुछ भी बोले, लेकिन मेरा पति ये कैसे बोल सकता है। वह कहती है कि अगर तुम भी मुझ पर अगर शक करोगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। कोई तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो मुझ पर विश्वास करे। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण किरदार आता है, नसरुद्दीन शाह। वो एक रिटायर्ड जज है जो कि रावी के मानो कि वो एक गुरु होता है। वो रावी को सलाह देता है कि यह केस केवल कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक समाज की ऐसी सोच है जहां से एक लड़ाई सोच की शुरू होती है। वो कहते हैं कि कानून किताबों में बराबर है, लेकिन अदालत में ताकतवर का पलड़ा काफी ज्यादा वजनदार होता है, भारी होता है। तुम्हें सबूत से ज्यादा हिम्मत दिखानी होगी, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। अब कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाई जाती है, और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि रावी और उसकी टीम अब जो घटना स्थल यानी कि जहाँ पे घटना स्थल होता है, तो वहाँ की जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, सबसे वहाँ पे फुटेज, मोबाइल लोकेशन और मेडिकल रिपोर्ट जुटाने में फाइनली लग जाती है। जब उन्हें ये पता चलता है कि पुलिस ने जानबूझकर कुछ सबूत दबाए हैं, तो एक पुलिस अधिकारी रिश्वत लेकर केस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। अब रावी कोर्ट में पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाती है, जज शक्ति दिखाती है और SIT जांच का आदेश भी देती है। और फिल्म की कहानी को फिर से दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ाया जाता है, और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि मीडिया फाइनली 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। कुछ चैनल परिमा का समर्थन करते हैं, कुछ उसे बदनाम करने पर लगे हैं। एक न्यूज डिबेट में एक एंकर कहता है कि यह आधुनिक महिलाएं खुद मुसीबत बुलाती है। यह दृश्य दर्शकों को बस ये मान लो एक झंझोर के रख देता है।
फिर यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होती है मेन क्लाइमेक्स, जहाँ पे हमें अंतिम सुनवाई का दिन आता है और जहाँ पे कोर्ट खचाखच एकदम भरी हुई है, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर रियल में क्या हुआ था, कौन सही है और कौन गलत है। अब राबी अपनी अंतिम दलील में कहती है या केस केवल प्रेमा का नहीं है, या हर उस महिला का केस है जिसे समाज पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। वह मेडिकल रिपोर्ट, लोकेशन डेटा और एक गवाह पेश भी करती है, जिससे एसयूवी की घटना स्थल पर वहाँ पे देखा जाता है। बचाव का बस ये मान लो जो बचने का पक्ष होता है वो अब टूटने लगता है और जज अपना फैसला सुनाती है। तीनों आरोपियों को कठोर कारावास की दोस्तों सजा भी होती है और कोर्ट रूम में बस ये मान लो कि एक सन्नाटा सा छा जाता है। परिमा की आंखों में आंसू तो ऐसे बहते हैं जैसे गंगा जी की धार बह रही हो, दर्द के नहीं एक राहत के। और फिल्म का अंतिम सीन में हमें 80 घाट पर फिर से हम लौटते हैं और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि परिमा गंगे किनारे खड़ी है, विनय उसके साथ है और वह कहती है मैं टूटी थी लेकिन खत्म नहीं हुई। राबी दूर खड़ी अब मुस्कुरा रही है और फाइनली दोस्तों कैमरा ऊपर उठता है, गंगा की धारा दिखती है और बहती हुई एक अडिंग दिखाया जाता है। दोस्तों पीड़ित और दोषी ठहराने की मानसिकता पर प्रहार, न्याय प्रणाली की खामियां, महिला सशक्तिकरण, चुप्पी तोड़ने की ताकत। 80 केवल एक फिल्म नहीं बल्कि समाज के लिए एक आईना है। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी कहानी 80 मूवी की, जो कि मैंने आज की वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया। आई होप आप सभी को 80 मूवी की कहानी जो है बेहद पसंद आई होगी, जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेनेशन किया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों फाइनली अगर आप लोगों ने भी 80 मूवी को थिएटरों में वॉच कर लिया है, जो कि 20 फरवरी 2026 को ये वर्ल्ड वाइड थिएटरों में लगी है, तो आप हमें बता सकते हैं इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है और क्या इस कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी मूवी स्टोरी एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।